Once again, welcome back, my dear student of Standard 8. Welcome to you in the last session of Independent India. This is part 2. Friends, you already covered part 1. हम लोगों ने देखा कैसे लिंग्विस्टिक के बेस पे गुजरात एंड महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म्ड हुए थे. ओके, कैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत ही केरला स्टेट फॉर्म नो सॉरी मद्रास में से एक तरह से आंध्र प्रदेश स्टेट फॉर्म्ड हुआ था. ये सब चीज़ें हमने देखी थी इन आवर लास्ट सेशन. टुडे सेशन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन. इट कैन टेक टाइम बट यू विल लव दिस सेशन ऑफ कोर्स. इंटीग्रेशन ऑफ फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कॉलोनीज इनटू इंडियन यूनियन. ब्रिटिशर्स नो डाउट इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, बट तो भी देर आर सर्टेन फ्रेंच कंट्रोल्ड एरिया. कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे फ्रांस के लोग अभी भी हम पे रूल कर रहे थे, एंड देर आर सर्टेन प्लेस जो पोर्टुगीज़ के अंडर भी आती थी. Certain regions of India were still under the French or the Portuguese control when India declared itself as an independent sovereign socialist republic on 26 January 1950. Okay? इंडिया रिपब्लिक हो चुका है, बट तो भी अभी भी इंडिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर फ्रेंच या फिर पोर्टुगीज लोगों का कंट्रोल है. तो इंटीग्रेशन ऑफ पौंडीचेरी प्रेजेंट है पुडुचेरी. ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे फ्रेंच की कॉलोनी सब इंडिया के अंदर आके मर्ज हो गई. पौंडीचेरी कराईकल जो तमिलनाडु में, माहे विच इज इन केरला, यनम विच इज इन आंध्र प्रदेश एंड चंद्रनगर वेस्ट बंगाल आर अंडर द फ्रेंच कंट्रोल. सो ये जितनी भी जगह थी ये किसके कंट्रोल में थी? फ्रांस की गवर्नमेंट के अंडर में थी. पीपल ऑफ दिस colonies wanted to join Indian Union, of which they launched the movement too. The French tried to suppress such movement. In 1948, a huge gathering of the people in the Pondicherry declared quit India to the French authority. To bring out a peaceful solution of this problem, the government of India opened the negotiation with the French government. Finally, the French government agreed, and on 31st October 1954, surrendered all these colonies to India. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया के लोग जो हैं जो भी फ्रेंच कंट्रोल वाले एरिया में हैं, इन लोगों ने मूवमेंट लॉन्च किया और ये इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया 1948 में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को फील किया कि हमको फ्रेंच गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, एंड फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी मतलब बात में पार्टिसिपेट किया. फाइनली फ्रेंच गवर्नमेंट एग्री हो जाती है कि हम लोग अपनी सारी जितनी भी टेरिटरी हैं वो इंडिया को हैंड ओवर करके 31 अक्टूबर 1954 को वो लोग अपने देश चले जाते हैं. मतलब एक पीसफुल तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई. ओके, फ्रेंच तो पीसफुल थे बट पोर्टुगीज़ थोड़े ढीठ थे. सो पोर्टुगीज़ वालों के साथ क्या हुआ, अब आएगा कहानी में मज़ा. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ गोवा, दीव एंड दमन. सो तीन जगह थी जो गोवा पोर्टुगीज़ के अंडर में थी. इट इज़ गोवा जो हमारा भी स्टेट है, एंड दीव एंड दमन. Portuguese were the more adamant than French. For them, Goa was a symbol of prestige. All negotiation and talk cede these colonies to India failed. On the other hand, the movement to integrate Goa into the Indian Union became the more intense and violent. On 15th August 1955, 3 to 5,000 unarmed Indian activists attempt to enter Goa at the sixth location were violently repulsed by the Portuguese police officer, resulting into the death of around 200 people. तो पोर्टुगीज लोग फ्रेंच लोगों की तरह इतने मतलब ठंडे दिमाग के नहीं थे. ये तो गोवा को तो अपना मतलब प्रेस्टीज समझते थे, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बातें करने की ट्राई की कि सॉल्यूशन आ जाए, लेकिन पोर्टुगीज गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं थी. मीनवाइल 15 अगस्त की बात है 1955 में 3 से कुछ 5,000 लोग इंडिया के एक्टिविस्ट वो गोवा में एंटर करने का ट्राई करते हैं, बट पोर्टुगीज़ पुलिस ने बहुत ही मतलब बेरहमी से उन पे मतलब बर्ताव किया, एंड अप्रोक्सीमेटली 200 लोगों की डेथ हुई. अब देखते हैं इस इंसिडेंट से इंडिया गुस्सा होता है या नहीं होता है. लेट्स सी. When the talks of the Satyagrah failed, the Indian government decided to take a more radical step and launch Operation Vijay to free Goa. The military operation start at the midnight of the 17th and 18th December 1961 under the leadership of General Chaudhary. The operation was completed by the next day afternoon, and the India won the Goa, Diu and Daman and hosted the national flag there. That's how the last
रिमेन्स ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर वे टर्मिनेटेड फ्रॉम इंडिया। मुझे कितनी, अब देख रहे हो मेरे चेहरे पे कितनी स्माइल है। रीज़न देखो हुआ क्या कि जब इंडियन गवर्नमेंट को फील हुआ कि सारी बातें, मतलब एक कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनको लगा कि पोर्टुगीज बातों से तो मानने वाले नहीं है। इसके लिए फिर उन लोगों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। अगर मैं आपको एग्जाम में पूछूं शॉर्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन विजय, तो आधे बच्चे कोई यूँ देखेगा, कोई यूँ देखेगा, कोई ऊपर देख के ऊपर छिपकलियाँ ढूंढेगा, सिर खुजाएगा। वेल मैंने आपको ये पूछा है कि गोवा कैसे आज़ाद हुआ, बस ऑपरेशन विजय का मतलब भी वही होता है। द मिलिट्री ऑपरेशन जो शुरू हुआ था 17 आधी रात को, आई थिंक 12 घंटे में ऑपरेशन ख़त्म हो गया। एंड हमारा जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है वो अगले आफ्टरनून तक गोवा, दीव और दमन पे लहरा रहा था। और जो आखिरी यूरोपियन पावर था हमारे कंट्री में, उसको हमने बोला बाय बाय, ठीक है, रवाना ही कर दिया उनको। नाउ वाई वॉज इंडिया फोर्स टू कैरी आउट द मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द पोर्टुगीज कॉलोनीज? बिकॉज वो निगोशिएशन के लिए रेडी हो ही नहीं रहे थे। ओके, थिंग्स टू नो, दीव, दमन एंड गोवा रिमेन्ड यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 61 to 87। तो ये तीनों तीन यूनियन टेरिटरी रही। गोवा बिकम द स्टेट ऑन 12 अगस्त 1987। तो ये डेट याद रख लेना, ये है गोवा का फॉर्मेशन डे। इस दिन गोवा एक स्टेट एज ए रिकॉग्नाइज हुआ था। एक्टिविटी, फिल द मैप बाय लोकेटिंग द प्लेस दैट आर अंडर द फ्रेंच एंड द पोर्टुगीज कॉलोनीज। वेल आपको 9th में भी ये मैप तो आएगा ही आएगा। एंड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द गोवा, दीव, दमन एंड द मैप ऑफ द हेल्पलेस स्केल। वेल हम लोग इतने फ्री नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप कैसे है, लेट अस सी। आप ये जो मैप, एक सेकेंड ना, आप ये जो मैप देख रहे हो ना, ये इंडिया का और पाकिस्तान का मैप है। सॉरी, ये कश्मीर का मैप है। एंड कश्मीर का ये जो पार्ट है ना, देखो ये ग्रीन वाला पार्ट, यहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और जो येलो वाला पार्ट है ना, वो इंडिया के पास है। इसमें से भी इतने पार्ट को चाइना ने कब्जा करके रखा है। गलवान में भी आजकल इंसिडेंट हो रहा है ना वो। सो ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट्स। द रिजल्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बी बिटर सिंस इंडिपेंडेंस। द डिस्प्यूट ओवर द मार्किंग ऑफ द बाउंड्री वॉज नेवर रिजॉल्व, विच हैज़ लेड to a constant infiltration across the border in India. Kashmir issue has added fuel to the fire and added bitterness in the relation between the two countries. India and Pakistan were at the war in the year 1948, 1965 and in 1971. So इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप बताने की ज़रूरत है नहीं, हमेशा से कड़वे ही रहे हैं, है ना। एंड हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उसको लेके भी बहुत डिस्प्यूट्स हैं जो आज तक कभी हुआ नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान जो अपने बहुत सारे टेररिस्टों को इधर भेजता रहता है। एंड सबसे अगर जो मेन प्रॉब्लम है वो है कश्मीर की। कश्मीर ने मतलब दोनों कंट्री के बीच में एक तरह से मतलब क्या है, बहुत ही एक टेंशन वाला माहौल बना रखा है। इंडिया पाकिस्तान 3 बार लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, 48, 65 एंड 71। एंड 3 बार पाकिस्तान हारा ही है। ओके, all the 3 times Pakistan was defeated. Tashkent Agreement and Simla Agreement are the 2 post-war agreements signed between India and Pakistan. However, Pakistan has not followed the clause of the agreement. When Pakistani forces entered the Kargil in 1999 CE, India had to use the military forces. ठीक है, तो 3 बार लड़ाइयाँ हुई, तीनों बार इंडिया जीती, एज मैंने आपको बताया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई के बाद हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट जो 65 के बाद हुआ था। एंड शिमला एग्रीमेंट हुआ था जो आई थिंक 71 के वॉर के बाद हुआ था। एंड बट हमने नोटिस किया कि पाकिस्तान उस एग्रीमेंट को कभी भी ठीक से फॉलो करता ही नहीं है। इवन पाकिस्तान की आर्मी ने चोरी छुपे कारगिल में भी एंट्री करने की ट्राई की थी, लेकिन इंडिया वालों ने उनको मार के भगा दिया। ओके, ऋतिक रोशन की मूवी देखना लक्ष्य, आपको समझ में आएगा कि कैसी बैंड बजाई थी हमने उनकी। नाउ इंडिया conducted a nuclear test in the 1998 CE followed by the Pakistan, and hence today both the nation have nuclear weapon. It is a sad fact that the Pakistan had never responded positively to the friendly gesture of India and maintains an amicable relationship between the two nations. देखो इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, साथ में पाकिस्तान ने भी किया।
दोनों कंट्री आज एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। ये बहुत दुख की बात है कि इंडिया ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने सबको पता है क्या किया पाकिस्तान ने, हमेशा पीठ में छुराई घुपाए उन लोगों ने। एनी हाउ, मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि उसकी आर्मी बहुत, उसके यहाँ पे आर्मी की चलती है, प्राइम मिनिस्टर की भी चलती नहीं है। सो अगर अब हमको कभी मौका मिले ना तो उनकी आर्मी को तोड़ फोड़ के मरोड़ के फेंक ही देना है और पाकिस्तान को बना देने 4-5 छोटे छोटे कंट्री, ताकि परेशानी ना करें। एनी हाउ, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे मतलब कोई न्यूज़ चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, हम लोग बात करेंगे आज के इंडिया की, ठीक है। वेल ये बुक प्रिंट हुई थी 2011 में, तब इंडिया के इंडिपेंडेंस को हुए थे कुछ 64 ईयर्स, ठीक है। तो ये 2011 तक की बात है। However, well, we fired after the 64 years of independence. Have we realized that the idea of our constitution? क्या हम लोग अभी भी अपने constitution के ideas को follow कर रहे हैं? Well, let's see. Implementation of the 5-year plan urged the age of the industrial development in India in the true sense. Notable development is happened in the cotton, textile, sugar, iron, steel, engineering, chemical industry, and the coal mining. We have becoming a self-reliant in the terms of the industrial production. Marked progress has become evident in the field of the electronic, energy, computer, microchip, telecommunication, steel, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट एंड पेट्रोकेमिकल। देखो हमने जैसे ही हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था ना, हमने अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को प्लान करना शुरू किया था और उसके लिए हमने 5 ईयर प्लान बनाया। इससे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सही में एक ट्रू सेंस में हुआ। आज हम लोग टेक्सटाइल यानी जो कपड़ा है अच्छे से उगा पाते हैं, शुगर भी जितनी चाहिए उतनी ज़्यादा हम लोग ग्रो कर लेते हैं। आयरन स्टील के लिए हमको दूसरे कंट्री पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इंजीनियरिंग भी हम लोग कर लेते हैं, केमिकल्स भी हम लोग निकाल लेते हैं, ज़मीन में से कोल भी निकाल लेते हैं। इन सब में इंडिया सेल्फ रिलायंट हो गया है। और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एनर्जी यानी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग में, माइक्रोचिप्स, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में हमारी मतलब बहुत अच्छा प्रोग्रेस हमने देखा है। Many critics believe that India would not be able to sustain longer as a nation and would become a military nation soon. But India proved all this prediction wrong. Till the date, India is proud of thriving republic. India is exemplified the unity of diversity, and the diversity has never become the hindrance in our progress. The nation has developed industry, science, infrastructure, agriculture and education. देखो इंडिया जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोग क्या मानते थे, क्रिटिक्स यानी जो हमारी बुराइयाँ करते हैं, क्रिटिक्स ऐसा कहते थे कि इंडिया कभी एक पावरफुल देश बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिटीज़ है। इतनी डाइवर्सिटी के लोगों को एक साथ लेके चलना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट इंडिया ने उनकी सारी बातों को रॉन्ग प्रूव किया। एंड आज हम लोग एक रिपब्लिक, टिल डेट हम लोग एक कामयाब रिपब्लिक कंट्री हैं। हमारे देश में प्रॉब्लम है, देखो अभी हमारी कंट्री में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। फार्मर प्रोटेस्ट मतलब इंडिया के सारे स्टेट वाले जो फार्मर्स है वो एग्री कर रहे हैं, लेकिन ओनली ये पंजाब हरियाणा के जो कुछ एंड सम इवन राजस्थान, यहाँ के फार्मर्स उस एग्रीमेंट से एग्री नहीं करते हैं। तो ये मतलब कुछ लोगों को लगता है। एंड इंडिया के अंदर जब भी कुछ होता है ना तो दुनिया के लोग ऐसे बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, देखो हमने कहा था ना, हमने कहा था ना। तो आई थिंक ऐसे इंसिडेंट कम होनी चाहिए जहाँ पे बाहर के लोगों को हमारी बदनामी करने का मौका मिले। ऐसा हमको उनको चांस देना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा इंडिया देखने चाहें तो एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, साइंस में, इंडस्ट्री में इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही बढ़िया है। यू कैन सी मरीन ड्राइव पोस्ट रेजिडेंस एरिया। तो ये मरीन ड्राइव एरिया है, ये मुंबई में है और ये बहुत ही मतलब यहाँ पे ऑफिस खरीदना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी महंगी जगहें हैं। और ये है हमारा नर्मदा डैम, ठीक है। ऐसे डैम की वजह से हम लोगों ने हमारे फार्मर्स को प्रॉपरली टाइम पे पानी दिया है, इसलिए एग्रीकल्चर का भी हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट किया है। नाउ ऑन द अदर साइड इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टिल प्रिवेल्स इन द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। दो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री, कम्युनल राइट्स, कम्युनल टेंशन इज नॉट एन अनकॉमन थिंग। देखो अगर हम देखने जाए ना, अब तो हमने क्या क्या अचीव किया वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ हमारे नेगेटिव साइड भी देखते हैं। अभी भी हमारे यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको शादी करनी है और अगर आप दूसरी कास्ट में करते हो तो फैमिली वाले अलाउड ही नहीं करते हैं। दूसरी कास्ट में तो शादी करना अलाउड ही नहीं है। इवन ये ब्राह्मण जाते, ये वो जाते, ये अभी भी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। सिंस इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, पर तो भी आप हिंदू मुस्लिमों में कहीं ना कहीं पे कम्युनल वायलेंस देखने को ईजिली मिल जाती है।
द मोस्ट बॉदरसम प्रॉब्लम ऑफ अवर नेशन इज द वाइडनिंग द गैप ऑफ रिच एंड पुअर, है ना। पैसे वाले बहुत पैसे वाले और गरीब लोग भी बहुत सारे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सर्टेन सेक्शन हैज़ बीन ट्रेमेंडसली बेनिफिट आउट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड वाइल लिव इन लग्जरी। ऑन द अदर साइड मैनी पीपल लिव इन पॉवर्टी लाइन। गवर्नमेंट की बेनिफिट का स्कीम बहुत कम लोगों को मिल रहा है, और जिनको मिल रहा है बहुत पैसे, मतलब वो उनकी ज़िंदगी बहुत लग्जीरियस है, लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ लोगों को उसकी फैसिलिटी बिल्कुल नहीं मिल रही। द पीपल लिविंग इन अ स्लम कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। करप्शन एंड इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग एट द अलार्मिंग रेट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कुछ लोग मतलब जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, आज इतने साल हो गए लेकिन उनके पास रहने के लिए खुद के घर नहीं है, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। और करप्शन और इन्फ्लेशन की तो बात ही मत करो। आई थिंक ये बुक 2011 में जब थी ना, तब करप्शन बहुत गंदे लेवल पे बढ़ा हुआ था। अब थोड़ा सा कंट्रोल है, बट अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर एवरी वन एज इक्वल एज पर द लॉ, बट इन रियलिटी सर्टेन इंडियन आर मोर पावरफुल कंपेयर टू द अदर्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि यहाँ पे इंडिया में सब लोग इक्वल हैं, लेकिन इक्वालिटी से बुक्स में पढ़ने में अच्छी लगती है, बट रियलिटी में ये चीज़ें होती नहीं है। ऊपर से थर्ड लाइन, एज पर द आइडिया सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस वी हैव नॉट बीन कम्प्लीटली सक्सेसफुल एज अ डेमोक्रेसी येट नॉर वी हैड बीन एब्सोल्युटली अनसक्सेसफुल। देखो बहुत सही बात कही है इन लोगों ने, और मतलब जितने भी क्रिटिक्स हैं उन सबके धज्जियाँ उड़ा दी है। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, सबको इक्वल मानता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हम लोगों की मतलब लैकिंग करती है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल ही नाकामयाब हो गए हैं, ठीक है। द लूप साइड फोकस ऑफ आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ कॉज्ड द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। ठीक है, हम लोगों ने बहुत डेवलपमेंट किया है, पर हमारा जो डेवलपमेंट है ना कहीं वो एनवायरमेंट के लिए ख़राब है। डू यू नो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन के इश्यूज़ हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, पर ये जो एयर पोल्यूशन है ना, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जब तक फैमिली में से एक एक इंसान एयर पोल्यूशन के कारण ना मरेगा ना, तब तक हमारी गवर्नमेंट समझेगी ही नहीं। अभी भी देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत डाउन है। लॉकडाउन के टाइम पे अच्छा हो गया था, बट अगेन वापस है। वेल ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, एंड ऑल डेट सोलर एनर्जी का भी यूज़ कर रही है, ताकि कार्बन एमिशन कम हो तो पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल में रहे। अब देखो आप ये एक 13.5 पे मीरा बहन को देख सकते हो। मीरा बहन कुछ चरखा चला रही हैं। ये गांधी आश्रम में रखा हुआ है। इस पहले के ज़माने में इससे मतलब हम लोग धागा बनाते थे। हमारे पास कॉटन होता था, कॉटन से हम लोग धागा बनाते थे, और उस धागा आगे जाके कपड़ा बनाने में काम आता था। नाउ मीरा बहन, इनका नाम है मेडलिन स्लेड, ठीक है। हु वॉज अ डिसाइपल ऑफ गांधी जी रोट इन 1949 दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी वुड सॉली बेनिफिट द ह्यूमनिटी टू द ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, इनका कहना था कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे कहीं ना कहीं इंसानियत को फ़ायदा तो होगा, लेकिन क्या, आगे चलते हैं। फाइनली इट वुड लीड टू द डिस्ट्रक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी अंत का कारण भी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी शुड लीड टू अवर लाइफ विद कॉन्हेरेंस विद द नेचर टू मेंटेन द natural balance, then and then only we can ensure a longer and the healthy survival of the human race। देखो कहीं ना कहीं अब जो डिस्ट्रक्शन होगा वो इंसानियत को ख़त्म कर देगा और नेचर के बैलेंस को भी ख़राब करेगा। अगर हमको एज ए ह्यूमन बीइंग स्पीसीज ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर अर्थ पे टिकना है तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नाउ थिंक, Do you think that Miraben was right in predicting that the science and technology would create problem for the human race? क्या साइंस और टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? क्या आपको ऐसा लगता है? डिस्कस ऑन दिस टॉपिक इन द रेफरेंस ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड द डिफॉरेस्टेशन। हाँ, इसका इफेक्ट तो होगा। वेल हम लोग इतना ज़्यादा मतलब कचरा करते हैं और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑफकोर्स वो एकदम से नहीं आता है, बट स्लोली वो आता ही है। सो फ्रेंड, दिस इज़ अवर चैप्टर, एंड आज हमने क्या पढ़ा एक बार फटाफट देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कैसे पौंडीचेरी मतलब फ्रेंच गवर्नमेंट ने सारे के सारे अपने
जो एरियाज थे वो इंडिया को पीसफुली दे दिया, लेकिन गोवा वाले माने नहीं, विजय ऑपरेशन विजय लॉन्च करना पड़ा और वो भी हमारे अंदर में आ गया। फिर हम लोगों ने देखा कि कश्मीर जो इशू है वो इंडिया पाकिस्तान के लिए टेंशन वाला इशू है। पाकिस्तान ने कभी भी सिंसियरली उस चीज़ पे वर्कआउट किया नहीं। इवन दोनों कंट्री न्यूक्लियर कंट्री हैं, इंडिया ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान हमेशा उसने धोखा ही दिया है। एनी हाउ इंडिया कंट्री आज बहुत आगे निकल चुका है, बहुत जगह हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट किया है, बट अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। ओके, यू कैन सी डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पीछे पड़ भी रहे हैं। एंड आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, बट आई मेक यू प्रॉमिस डेट वेरी सुन आई एम गोइंग टू ब्रॉट हिज क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। So students, thank you for listening me, and as always, bye everyone.